नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आपके संस्कृत के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे। जिन्होंने संस्कृत लैंग्वेज सेलेक्ट किया, चाहे फर्स्ट लैंग्वेज हो या सेकंड लैंग्वेज में, उन सभी के लिए प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और संस्कृत प्रैक्टिस सेट बाय जायसवाल कोचिंग सेंटर आपकी क्लासेस चल रही। इसमें हम टॉप लाटेस्ट क्वेश्चंस करेंगे। आपके 15 से अधिक पेडागोजी के प्रश्न रहेंगे, ग्रामर पोर्शन के क्वेश्चन रहेंगे जिस प्रकार के आपके एग्जाम में पूछे गए। साथ ही साथ प्रीवियस में पूछे गए प्रश्नों को भी कंबाइन किया गया है और संभावित प्रश्न भी कंबाइन किया गया है आपके न्यू सिलेबस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो ये जिनको भी सपना है 30 में से 30 लाना संस्कृत लैंग्वेज में, तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। बाकी सभी सब्जेक्ट की प्रैक्टिस सेट चल रही है जिसका आई बटन पे प्लेलिस्ट आप सभी लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा गया था कि चित्रई अवबोधनम अत परिणामकारी भवति। चित्र का अवबोधन जो है इनमें से परिणामकारी होता है। वाक कौशल वर्धने, श्रवण कौशल वर्धने, साहित्य कौशल वर्धने या कला कौशल वर्धने। अब देखिए, चित्र किससे संबंधित होता है। जब हम चित्र बनाएंगे तो उसको एक क्या बोला जाता है? वाक, श्रवण, साहित्य, कला। तो आप सभी लोग जानते हैं चित्र को कलाकारी बोला जाता है। कहते हैं चित्रकारी करना मतलब लड़का बहुत कलाकारी है। यानी चित्र का अवबोधन करने का परिणाम ये निकलता है कला कौशल वर्धने। कला कौशल को अच्छे तरीके से सीखता समझता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। काफ़ी जो सिंपल प्रश्न पूछा गया था तो आप सभी लोगों को समझ में भी आ गया होगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। सभी कमेंट कीजिएगा मेरे प्यारे प्यारे भाइयों के, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, टीटी एग्जाम को फतेह करना। जायसवाल सर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथियों, सेकंड क्वेश्चन है, द्वितीय प्रश्न दिया गया है कि तृतीय कक्षायाः शिक्षिका प्रत्येक शब्दस्य शुद्ध उच्चारणे ध्यानं ददाति एवं सा किम विकसितुम् इच्छति। जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, तो आप तीसरी कक्षा के जब एक शिक्षक बनेंगे तो आप क्या करते हैं कक्षा में कि प्रत्येक शब्द का शुद्ध उच्चारण ध्यान से देते हैं। तो प्रत्येक शब्द का शुद्ध उच्चारण आपको ध्यान से देना। एवं सा किम विकसितुम् इच्छति, आप किस प्रकार से जो है विकसित की इच्छा रखते हैं कि सभी बच्चों को प्रत्येक शब्द का शुद्ध उच्चारण ध्यान से बोलें। अर्थबोधनम, संशक्ति, शुद्धताम या धारा प्रवाहितम। तो एवं सा किम विकसितुम् इच्छति, इसमें से क्या विकसित होता है? तो इसमें से शुद्धताम, जो इसे हम एक्यूरेसी बोला जाते हैं ना, शुद्ध बिल्कुल। तो क्योंकि जब आप प्रत्येक शब्द का शुद्ध उच्चारण ध्यान से देंगे तो बच्चे उसका क्या करेंगे? शुद्धतम से ग्रहण करेंगे। तो शुद्धताम इज द राइट आंसर, यानी एवं सा शुद्धताम विकसितुम् इच्छति। थर्ड वाला जो ऑप्शन दिया गया वह सही हो जाएगा। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। तृतीय कक्षा की एक कुशल अध्ययन अध्यापन कराती शिक्षिका किसी पाठ के प्रत्येक शब्दों को शुद्ध उच्चारण पर विशेष ध्यान आकर्षित करती है। तो इस प्रकार शिक्षिका की ध्यान या अध्यापन कुशलता उन शब्दों की शुद्धता को बताती है। सभी लोग समझ गए। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न। भाषा शिक्षण विषय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इत्यस्मिन् किम सत्यम नस्ति। भाषा शिक्षण विषय में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 है जो 2022 में लागू हुई है, इनमें से कौन सा सत्य नहीं दिया गया है? त्रिभाषा सूत्र अंतर्गतम एकस्याः शास्त्रीय भाषा अध्ययनम। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक शास्त्रीय भाषा का अध्ययन करना। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा या गृह भाषा का अध्ययन करना। इसके बाद आपका प्रश्न कह रहा है कि त्रिभाषा सूत्र अंतर्गतम भारतीय भाषणम अध्यापन, यानी त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत, यानी त्रिभाषा सूत्र से संबंधित दिया गया है कि त्रिभाषा सूत्र के साथ साथ किस भाषा को ग्रहण करने या त्रिभाषा सूत्र के बाद किस भाषा को यहाँ पे बोला गया है। तो आप सभी लोग जानते समझते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, कि त्रिभाषा सूत्र के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बोला गया है कि त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एकस्य शास्त्रीय भाषा अध्ययनम। ठीक है, यानी कि आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भाषा शिक्षण से संबंधित प्रस्ताव में त्रिभाषा सूत्र को बढ़ावा देने की बात की गई है। और इसमें यह भी कहा गया कि छात्रों को 3 भाषाओं का अध्ययन करना चाहिए जो संघीय संरचना और भारत की बहुभाषिकता को दर्शाती है। ठीक है, तो भारत की बहुभाषा है इसलिए आपका शास्त्रीय होगा। ठीक है, आप समझ गए। अगला, गृह कार्यस्य मुख्य उद्देश्यम अस्ति। गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ये पिछली बार पूछा गया प्रश्न है, क्योंकि जब आपकी नियुक्त होगी, आप लोग अध्यापक अध्यापिका बनेंगे, बच्चों को गृह कार्य देंगे, होमवर्क देंगे, तो इसका उद्देश्य क्या होता है? मुख्य उद्देश्य बताना है। छात्राय गृहे नवीन पठानाम पठतिम रुचि प्रदर्शितु। छात्र जो है
गृहे मतलब घर में नवीन पाठ पढ़ने में रुचि प्रदर्शित करें। या अभिभावकः जीनियो यत्र छात्रः विद्यालय में किम किम पठति, या अभिभावक जाने कि हमारा बच्चा विद्यालय में क्या क्या पढ़ता है। पठित पाठान अधिकृत अभ्यासम कुर्यो, पठन पाठन से अधिक अभ्यास करना। या पठने छात्र रुचि वर्धनम, पढ़ने में छात्र की रुचि को बढ़ाना या आकर्षित करना। तो आप सभी लोग जानते हैं गृह कार्य का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या होता है। गृह कार्य का संबंध अभ्यास से है, इतना जान लीजिए। गृह कार्य से अभ्यास, तो इनका संबंध जान लीजिए, बाकी कुछ भी लिखा रहे आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या बोलना चाहते हैं, आपको क्या माइंड की मेमोरी में सेव करना है। तो गृह कार्य मुख्य उद्देश्यम अस्ति, क्या हो जाएगा, पठित पाठाम अधिकृत अभ्यासम कुर्यो। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न बहुत ही संभावित प्रश्न आपके एग्जाम के जैसे 1 नंबर पक्का करने वाला प्रश्न है कि प्रतिपुष्टि अस्ति, प्रतिपुष्टि या फीडबैक। किसी भी लैंग्वेज में प्रतिपुष्टि या फीडबैक से एक प्रश्न आता है, चाहे हिंदी की हो, चाहे इंग्लिश की हो, चाहे संस्कृत की हो। जो 3 लैंग्वेज हैं, तीनों लैंग्वेजों में आपका प्रतिपुष्टि फीडबैक से आएगा ही आएगा। तो प्रतिपुष्टि फीडबैक होता क्या है। उभय शिक्षक शिक्षार्थी नाम कृते स्वस्व विकास है। जी हाँ, उभय शिक्षक शिक्षार्थियों के साथ साथ जो है सस्वर पठन का विकास करना या सस्वर शब्दों का विकास करना। क्योंकि स्वस्थ स्व विकास मतलब होता है स्वस्थ, समझ गए ना सभी लोग। तो प्रतिपुष्ट का मतलब क्या हो गया, उभय शिक्षक शिक्षार्थी नाम कृते स्वस्थ विकास है। मतलब प्रतिपुष्ट को अनेक वैज्ञानिकों ने स्वस्थ छात्रस्य चा शिक्षकस्य विकासय के रूप में भी परिभाषित किया है। क्योंकि प्रतिपुष्ट के अंदर क्या होता है, शिक्षक बालक बालिकाएं विद्यार्थी दोनों के द्वारा स्व-विकास कार्य किया जाता है। तो प्रतिपुष्टि को छात्र शिक्षक संतुष्ट से भी किंचित लिया जाता है। तो इन तीनों प्रकार से आएगा, तो आपको प्रतिपुष्ट फीडबैक समझ लेना है। हमारे समझाने का यही उद्देश्य है कि किसी भी प्रकार से एग्जाम में अब आए नहीं, जो हम पढ़ाते हैं वही ना आए तो आप लोग यहाँ पे दोषारोपण करने लगते हैं, सर आपने पढ़ाया आया नहीं। तो ऐसा नहीं होता, सेम टू सेम कोई चीज़ नहीं आती है। 2-4 क्वेश्चन आते हैं, बाकी उससे रिलेटेड आएंगे, उनसे थोड़ा बहुत आगे पीछे यानी बदला जाएगा, शब्दों को थोड़ा क्रिएटिविटी की जाएगी, और यही तो आपको चेक किया जाता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का देखने का मतलब यही होता है, उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, और अब इसी में आपका माइंड चेक होता है, क्योंकि आप बच्चों को रीड कर पा रहे हैं, अब क्योंकि आप बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। समझिएगा अगले प्रश्न को। प्रारंभिक स्तरे पठनम शिक्षितम अधस्तनेषु कस्य उपादेयता अधिका भवति। प्रारंभिक स्तर में पठन शिक्षण में इनमें से कौन से उपाय जो है सबसे अधिक होगा। पुस्तका नाम, प्रकृत वस्तु नाम, बोधपट्टा नाम या द्विपार्वीय रेखा चित्ता नाम। तो निश्चित रूप से शिक्षण कार्य में जो हमारा होता है प्रारंभिक में वह बोधपट्टा नाम हो जाएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं प्रारंभिक स्तर में शिक्षक को बोधपट्टनम, इसको क्या बोला जाता है, फ्लैश कार्ड। अब देखिए संस्कृत में बोधपट्टा नाम बोला जाता तो आप समझ नहीं आता, अगर फ्लैश कार्ड लिखा होता तो आप समझ जाते। यही चीज़ें आपको समझना है। तो क्या प्रारंभिक स्तर में पढ़ाने हैं तो शिक्षक को क्या है, फ्लैश कार्ड की उपयोगिता अधिक रखनी चाहिए, और शिक्षक को फ्लैश कार्ड का प्रयोग इस स्तर पर ही करना चाहिए, क्योंकि फ्लैश कार्ड एक पाठन सामग्री होता है जो कि प्रारंभिक स्तर के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगला जो प्रश्न किया गया बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी लोगों को समझना और फीडबैक करना है। बालानां पठनस्य लेखनस्य च विकासम अद्यम चारणम किम अस्ति। बालकों में पढ़ने और लिखने और इसके साथ विकास में कौन सा चरण होगा। नव साक्षरता, प्राक साक्षरता या उद्गामी साक्षरता। तो बालक बालिका में छात्र छात्राओं में पढ़ने लिखने में विकास के अगर चरणों की बात की जाती है तो वह उद्गामी साक्षरता कहलाता है, क्योंकि बालकों के पढ़ने और लिखने के विकास में प्रारंभ चरण उद्गामी साक्षरता ही होता है। और उद्गामी साक्षरता का अर्थ होता है स्फुटित साक्षरता, मतलब बिल्कुल प्रारंभ से ही छात्र हृदय मंचन पर निकालने वाली शिक्षा को स्फुटित साक्षरता या उद्गामी साक्षरता बोला जाता है। आई होप सभी लोग समझ गए होंगे। और अगला प्रश्न और भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो बड़े बड़े जो संस्कृत में प्रश्न आते हैं हम अर्थ नहीं निकाल पाते हैं, यह प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न कि एका शिक्षिका कक्षायां श्रवण संबंधी गतिविधिं करोति निश्चयं कृतवती चा चर्चा रूपाणां गतिविधीनां योजनं करोति काश्चन गूढ़ प्रश्नानां पृष्ट्वा छात्रान् श्रोतुं नियोजयति तेषां रुचिः चर्चा च वर्धयति इताः प्रस्तुतः सन्ति। अर्थात साथियों यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि एक शिक्षिका, आप में से कोई अध्यापक अध्यापिका कक्षा में श्रवण संबंधित गतिविधि का आयोजन
निश्चय करती हैं और इसके साथ साथ चर्चा के साथ गतिविधि योजना का भी क्रिएशन करती हैं। तो इनमें से काश्चान गूढ़ प्रश्नानां पृष्ट्वा, इनमें से गूढ़ प्रश्न के साथ साथ छात्रों में श्रोतुम नियोजति, सुनने के लिए बोलती हैं, तो तेषाम रुचि चर्चा चा वर्धति, ये सब जो रुचि है, ये जो चर्चा है, ये जो सीखने की चर्चा हो रही है, एतः प्रस्तुत यदि, ऐसा करना क्या कहलाएगा? श्रवण समय गतिविधि कहलाएगी, श्रवण पर गतिविधि कहलाएगी, श्रवण अंतर्गत गतिविधि कहलाएगी, ये श्रवण पूर्ण गतिविधि कहला जाएगी। देखिए जहाँ पे बच्चों में श्रवण संबंधित गतिविधि कार्य निश्चित कर देती, ये तो ठीक हो गया। इसमें चर्चा भी शामिल है, गतिविधि योजना भी शामिल है, गूढ़ प्रश्न की भी बात की जा रही है, नियोजन की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो चर्चाएं होती हैं वह आपकी क्या हो जाएगा? श्रवण पूर्ण गतिविधि हो जाएगा, मतलब श्रवण पूर्ण गतिविधि हो जाएगी। श्रवण पूर्व गतिविधि मतलब समझ गए? श्रवण पूर्व गतिविधि मतलब सुनने के पहले की गतिविधि होती है, क्योंकि जब आप कोई पाठ पढ़ाने जाते हैं तो बच्चों को उससे रिलेटेड बनाते हैं। आज हम ऐसा पाठ पढ़ने वाले हैं, इस पाठ में बहुत अच्छा आपको जानकारी मिलेगी, इस पाठ में ऐसी सी कहानी है, प्रेरणा मिलेगी, ये चीज़ हम थोड़ा पहले बताते हैं तो बच्चों में इंटरेस्ट लेना, अब बताना भी चाहिए। पाठ का जो मोन इम्पॉर्टेंट है, जिस उद्देश्य से पाठ को बनाया गया है, कहानी कविता को बनाया गया, उसका थोड़ा सा बच्चों को बताइए, ताकि बच्चे जो जब पाठ की प्रक्रिया आप करेंगे तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे, और यही होती पेडागॉजी, शिक्षा शास्त्र। अगला प्रश्न है, प्राथमिक विद्यालय से कश्चन विद्यार्थिनी श्रवण वाचन कौशलो विकासानार्थम लिखित पद्धति शिक्षा पद्धति है उपयुक्ता भवति। अर्थात साथियों प्रश्न पूछा गया है कि प्राथमिक विद्यालय में कौन से विद्यार्थियों के श्रवण कौशल के विकास में इनमें से पद्धति का वह पद्धति उपयुक्त होगी? क्या वह अभिनय तथा वार्ता वचनम हो जाएगा, अभिनय तथा संवाद, कथा श्रवणम शाश्वत लेखनम, या काव्य पाठयी तथा भाषा प्रयोगशाला? तो आप सभी लोग जानते समझते हैं कि इसमें अभिनय और संवाद की बात होगी। क्यों? क्योंकि श्रवण और वाचन कौशल के विकास में सबसे बढ़िया पद्धति होगी सुनना और बोलने में, तो अभिनय का संवाद, क्योंकि अभिनय का संवाद बोलने वाले बोलते हैं, बच्चे जो सुनते हैं। तो श्रवण कौशल और वाचन कौशल दोनों का विकास यहाँ पे आपका किससे होता है? अभिनय और संवाद से, जिसे हम इंटरेक्शन बोलते हैं। बी ऑप्शन इधर राइट आंसर यहाँ पे आप सभी का हो जाएगा। आइए बात करते हैं साथियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, अनेन शैक्षणिक भाषायाम अथवा विविध पाठ्य विषयक भाषायाम प्रवीण्यम प्रति संकेतः क्रियते। अर्थात इनमें से अनेन शैक्षिक भाषा के साथ साथ विविध पाठ्य विषयों की जो भाषा में प्रवीणता होती है, इसमें क्या संकेत मिलता है? इसमें अंतर्भाषा प्रवीण्यम की बात आती है, मूल अंतर व्यक्तित्व संप्रेषण प्रवीण्यम की बात आती है, जिसे हम BICS बोलते हैं। संप्रेषणात्मक भाषा प्रवीण्यम की बात की जाती है, या संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा प्रवीण्यम की बात की जाती है। देखिए जब भी अनेन शैक्षणिक भाषा में इसके साथ साथ या विविध पाठ्य विषयों को भाषा की प्रवीणता की संकेत की बात की जाएगी, तो वह आपका संज्ञानात्मक शैक्षणिक भाषा परिणाम हो जाएगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? CALP। जी हाँ, इसको शॉर्ट रूप में CALP भी बोला जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा। सभी लोग समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी लोग कमेंट करते रहिएगा, फीडबैक करते रहिएगा। आइए जानते हैं अगले प्रश्न की। पठन समय अध्ययनस्तु कस्सम महत्तम सर्वाधिकम, यहाँ पे सर्वाधिकम होगा। तो पढ़ते समय इनमें से कौन सा महत्व जो है सर्वाधिक होगा? पढ़ते समय में उच्च स्वर में यानी ऊंची आवाज़ में पढ़ना, पाठस अर्थस अवगमनम, पाठ को अर्थ के साथ पढ़ना, बिल्कुल यही सही होगा। पढ़ते समय यही इम्पोर्टेंट होता है भाषा में कि आपको अर्थ के साथ पढ़ें। पाठस अर्थस अवगमनम, यानी ये प्राय वैज्ञानिकों मनोवैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध भी किया जा चुका है कि पाठन प्रणाली में अर्थात पढ़ने और पढ़ाने में पठन मतलब होता है पढ़ना और पाठन मतलब होता है पढ़ाना। तो पढ़ने और पढ़ाते समय मूल रूप से पढ़ते समय पाठ के अर्थ को बोधित करना महत्वपूर्ण होता है, और यही कारण है यदि छात्र पाठ कर रहा है तो सर्वप्रथम उसे पठित वस्तु पाठ विशेष का अर्थात अर्थावगमन होना चाहिए। पठन का यह कार्य मूल कार्य भी कहलाता है, अर्थावगमन। तो पठन का मूल कार्य क्या होता है? अर्थावगमन होता है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। बाला नाम पत्रिकातई है कश्चित कथाया पठनम नाम, बालकों में पत्रिका के साथ कौन सी कथा जो है पढ़ने का नाम होगा? तो सिंहावलोकम, सूक्ष्मावलोकनम, गहना अध्ययनम या विस्तृत अध्ययन। तो पत्रिका अगर शब्द यहाँ पे पत्रिकातः शब्द दे दिया गया है तो पत्रिकातः शब्द मतलब विस्तृत अध्ययन हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे जो आपका एक्सटेंसिव चीज़ें होती हैं पत्रिका में सभी लोग जानते हैं। ठीक है,
तो पत्रिका का अध्ययन करते समय किसी भी कक्षा को पढ़ने का कार्य उन बालकों का विस्तृत अध्ययन कहलाएगा। और बिल्कुल प्रश्न से स्पष्ट होता है कि छात्रों द्वारा यदि किसी भी पत्रिका या संदर्भ, कहानी, उद्देश्य के पाठ को पढ़ा जाता है तब उनका कार्य या पाठ का विस्तृत अध्ययन कहलाएगा। तो ये चीज़ें आपने जान लीजिए। जब कोई पत्रिका हो, चाहे कहानी हो, उद्देश्य से अगर पढ़ा जाता है, कोई भी पत्रिका के संदर्भ को जब कहानी और उद्देश्य के माध्यम से पढ़ते हैं तो उनका कार्य जो होगा पाठ विस्तृत अध्ययन ही कहलाएगा। तो विस्तृत अध्ययन आपको समझ लेना है। अगला प्रश्न है उत्पादक कौशलम अस्ति। उत्पादक कौशल इनमें से क्या होता है? तो सभी लोग जानते हैं संभाषणम लेखना, सुनना और बोलना और लिखना, ये हमारे उत्पादक कौशल कहलाते हैं। संभाषण मतलब बोलना और लिखना, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया, जो कि बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है, सभी लोगों को समझना है कि शिक्षिका केनपि शब्देन बिना छात्रैः सह संप्रेषणम करोति एवं सा उपयोगम करोति। शिक्षिका जो है इनमें से जो है शब्दों को बिना छात्र के सह संप्रेषण के साथ करती है। तो ऐसा उपयोग करना किसे बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा? तो सभी लोग जानते हैं इसके बिना शिक्षिका जो है छात्रों के संप्रेषण करेंगी तो वह हमारा हो जाएगा शब्देतर संप्रेषण। जी हाँ, शिक्षिका शब्देतर संप्रेषण के बिना शिक्षिका जो है छात्रों के साथ संप्रेषण, अर्थात संप्रेषण मतलब होता है आदान प्रदान, वाक्यों का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण होता है। अर्थात शब्देतर संप्रेषण का तात्पर्य शब्दों के अतिरिक्त संप्रेषण से होता है, जिसे हम व्यवहारिक ज्ञान का भी मानते हैं। आपने पढ़ा होगा हिंदी में व्यवहारिक ज्ञान। तो यही चीज़ें हैं आपकी, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसके बाद कुछ ग्रामर के क्वेश्चन भी करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। भाषा अधिगम अधिग्रहणयों मध्य का भेद। तो भाषा अधिगम और अधिग्रहण के मध्य भेद क्या होता है? इस प्रैक्टिस सेट में हमने कर रखा, क्योंकि अधिगम और अधिग्रहण से प्रश्न एक आता ही आता है और मध्य में काफ़ी सारे डिफरेंट ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो अधिगम और अधिग्रहण का मुख्य जो भेद होता है वह अधिगमय प्रयासजन्य होता है और अधिग्रहण साहजिकतम होता है। थर्ड ऑप्शन इधर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न और भी इंटरेस्टेड दिया गया है कि विद्यालय शिक्षण प्रथम भाषा धनम स्यात्। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये संभावित प्रश्न एग्जाम के जैसे। तो विद्यालय शिक्षण में प्रथम भाषा अध्ययन को क्या बोला जाएगा? तो विद्यालय शिक्षण की जो प्रथम भाषा अध्ययन होती है वह मातृभाषा या प्रांतीय भाषा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मातृभाषा में या प्रांतीय भाषा में बच्चे की शिक्षा होनी चाहिए प्रथम में, पहली बार। अगला है प्राथमिक स्तरीय कवितायाः प्रयोजनम् अस्ति। प्राथमिक स्तर में कविता का प्रयोजन क्यों किया जाता है? क्योंकि कवितायाः संगीतस्य तालस्य अनुप्रासस्य आनंदम भवति। कविता में संगीत और ताल के साथ अनुप्रास के आनंद की अनुभूति के लिए होता है। क्योंकि संगीत मतलब गान, ताल, अनुप्रास, आनंद की अनुभूति होती है। कविता काव्य का ही सूक्ष्म अंग कहलाता है। इसीलिए कहा जाता, आपने सुना होगा, कविता को पढ़ते समय पद्यों के लय, ताल, तुक, यति, गति का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगला जो प्रश्न साथियों दिया गया है कि बहुप्रसन्ना इति पदस्य विलोम पदम भवति। तो बहुप्रसन्ना का विलोम क्या हो जाएगा? बहुभोजी, बहुभाषणी, बहुदुखी, बहुसुखी। बहुप्रसन्ना का पर्यायवाची हो जाएगा बहुसुखी, लेकिन बहुदुखी क्या हो जाएगा? विलोम हो जाएगा। तो बहुप्रसन्न मतलब बहुत प्रसन्न होना, बहुत दुखी होना, तो ये विलोम हो जाएगा, ठीक है। यानी थर्ड ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है, बहुत अच्छा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, सभी को समझना है और फीडबैक करना है, अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि ग्रामर पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ईशवास्यम इति पदस्य कः संधि विच्छेदम। अब देखिए ईशावास्यम दिया गया है, इसका संधि विच्छेद बताना है। ईशावास्यम, आवश्यम, ईशा आवश्यम या ईश अवश्यम। राइट आंसर सभी लोग बताइएगा। देखिए दोस्तों, सभी लोग जानते हैं ईशावास्यम का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमारा ईश धन आवश्यम हो जाएगा, क्योंकि छोटा आ और बड़ा आ मिलके आपके बड़ा आ में परिवर्तित होता है, आप जानते हैं। तो ये कौन सा संधि होगा? सभी लोग संधि नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि छोटा आ बड़ा आ मिलके बड़े में परिवर्तित हो जाता है, वह हमारा कौन सा संधि नाम है? सभी लोग बताइएगा। संधि, समास, क्रिया, अव्यय, प्रत्यय, छंद, अलंकार, ये सब पूछे जाते हैं। अगला है क्षुदितः पदे का प्रत्यय। अब एक क्षुदितः पद दिया गया है, इस पद में आपको प्रत्यय बताना है। तो क्षुदितः में आपका प्रत्यय क्या हो जाएगा?
कतवत, त्रच, तल या इतच। तो क्षुदितः में आपका इतच प्रत्यय होना चाहिए मेरे हिसाब से। आपके अकॉर्डिंग क्या है आप लोग ही बता सकते हैं, ठीक है। और ये पद्यांश ग्रामर पोर्शन आएगा, काव्यांश आएगा, उससे आपके ग्रामर पोर्शन के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला, पपी शब्द से सप्तया है एक वचनम किम रूपम। पपी शब्द के सप्तमी का एक वचन रूप का रूप बताना है, तो रूप भी आपसे बनना चाहिए। तो पपी शब्द का सप्तमी का एक वचन क्या हो जाएगा, पपी ही हो, क्या होगा, पपी। थोड़ा लॉजिकल था, देखिए हैं। कोई नहीं सोच सकता कि जो प्रश्न में दिया गया वही उत्तर होगा, और यही अक्सर एग्जामिनर यही करता है, आपके दिमाग से भी खेलते हैं। अगला है कर्तव्य इति पदे का प्रत्यय अस्ति। कर्तव्य पद में कौन सा प्रत्यय होगा, तो कर्तव्य में सभी लोग जानते हैं तब्यत प्रत्यय होगा, ये तो सभी लोग जानते हैं। तब्यत, अनिय, सत, ये सारी चीज़ें आपसे आनी चाहिए, बनना चाहिए। अगला जो प्रश्न दिया गया है कि अधिगम परिणामय छात्र समर्थी कर्तुम प्रयत्न। अधिगम में परिणाम के साथ छात्रों में सामर्थ्य प्रयत्न करना, ये क्या कहलाएगा, तो ये आपके कहला जाता है साम्यनियम सहितम योगतम ग्रहीतम। माप नियम सहितम योगतम ग्रहीतम। तो नियम सहित योग्यता का ग्रहण करना ही अधिगम का परिणाम छात्रों में होता है कि क्या प्रयत्न करना चाहिए, तो माप नियम संहिता योग्यतम ग्रहीतुम। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न रहेगा जो सभी लोगों को कमेंट करके बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथ चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता के नाम से ख्यात है, रामायण, महाभारत, ब्रह्मपुराण या बृहदपुराण। तो चतुर्विंशति सहस्त्र संहिता, इसका विच्छेद कर लेगा। चतुर्विंशति सहस्त्री मतलब 1000 होता है, और संहिता तो इस किस नाम से जाना जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही साथ 25 में से आपने कितने स्कोर प्राप्त किया, 25 में से आपके कितने से हुए, ये भी आपको कमेंट करना है, फीडबैक करना है। बाकी सभी क्लासेस, सभी प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है। प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए, और जिनको भी संस्कृत की टॉपर नोट्स हमारी चाहिए, जिसमें आपके ग्रामर पोर्शन और लगभग 500 अधिक आपके संस्कृत पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विथ डिटेल विथ हिंदी में भी आपको ट्रांसलेट करके लिए बताया गया है। तो जिनको भी टॉपर नोट्स मंगाना हो वो आपको 96 30 68 95 98 इनसे व्हाट्सएप कर देना है। 9630689598 में के व्हाट्सएप मैसेज कर देना है, आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो धन्यवाद सभी का, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूँ आपके अगले प्रैक्टिस सेट पर। धन्यवाद साथियों।